नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और स्वस्थ होंगे। देखो भाई, आज है वर्ष का अंतिम दिन और वर्ष के अंतिम दिन में हमने कहा कि क्यों ना कुछ वर्ष के शानदार अनुभवों को साझा करते हैं। यानी कि हम लोग उन पर्यटक स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे जहां से पेपर में ना प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं। क्या पेपर में प्रश्न पूछा जाता है और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोशिश ये है कि आपको एक बढ़िया कंटेंट दिया जाए। कोशिश करिएगा कि अगले 15-20 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से चीज़ों को पढ़िएगा। क्या भाई, अच्छे से चीज़ों को पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि नोट भी कर ले, क्योंकि इनसे ना पेपर में प्रश्न बहुत बनते हैं। क्या प्रश्न पेपर में बहुत पूछा जाता है प्यारे बच्चे। अब आइए समझते हैं कि कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो पेपर में आप देख पा रहे हो, स्क्रीन पर भी दिख रही हैं। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जानकारी यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले जो पेपर में पूछने के हिसाब से देखा जाए, अंगकोर वाट का जो मंदिर है बहुत पूछा जाता है, ये अंगकोर वाट का मंदिर। और अंगकोर वाट का मंदिर प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए कि है कहाँ पर, तो पहली चीज़ कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अंगकोर वाट मंदिर है कहाँ पर बच्चे, तो आपको याद रखना है बच्चे, कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर? कंबोडिया में स्थित है। ध्यान रखना कि कहाँ पर स्थित है प्यारे, कंबोडिया में स्थित है ना। याद रहेगा कि नहीं? पहला सवाल के साहब है कहाँ पर, कंबोडिया में स्थित है। दूसरा यहाँ से याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक संरचना है। क्या विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है? ये सवाल अगर पूछा जाए साहब कि विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना किस देश में है, तो विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना अगर देखा जाए तो ये आपको मिलेगी कहाँ पर, तो अंगकोर वाट मंदिर में मिलेगी विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना। तीसरा याद रखना कि जो मंदिर है, मंदिर अगर देखा जाए तो मीकांग नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? तो मंदिर बच्चे याद रखना मीकांग नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? उत्तर होगा मीकांग नदी के किनारे है। ये हम लोगों को तीसरा पॉइंट यहाँ से समझना है। जो चौथा समझना है उसको समझना कि खमेर राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। इसको खमेर राजवंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। खमेर राजवंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। पर मेरे बच्चे ध्यान रखना कि जो मंदिर की ज़्यादातर संरचना है ना, वो सूर्यवर्मन सेकंड के काल में बना था। क्या सूर्यवर्मन सेकंड के काल में मंदिर के जो अधिकांश संरचना है ये बना। इसलिए अगर कहीं पर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंगकोर वाट का जो मंदिर है किसने बनवाया था, और ऑप्शन में आपको सूर्यवर्मन जो सेकंड दिख जाते हैं, तो आप इसको लोकप्रियता से टिक कर सकते हैं, क्योंकि सूर्यवर्मन सेकंड के काल में इसमें सबसे ज़्यादा निर्माण हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बच्चे? तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर हम बात करें तो मंदिर की जो शैली है, क्या मंदिर की जो शैली है ये खमेर वंश की शैली है, जो कि लगभग मैच करती है चोल राजवंश के शैली से। और इसको अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अंगकोर वाट का मंदिर है बच्चे, प्रारंभ में भगवान विष्णु का मंदिर था। ये क्या प्रारंभ में भगवान विष्णु का मंदिर था। आपको ध्यान रखना है कि चलिए भगवान विष्णु का ये मंदिर तो है ही। क्या भगवान विष्णु का तो मंदिर है ही, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो वर्तमान में ये एक बौद्ध मंदिर भी है। क्या बौद्ध मंदिर है। प्रारंभ में आप देखोगे तो भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन अब देखोगे तो ज़्यादातर संरचना बौद्ध मंदिरों पर केंद्रित है। एकमात्र मंदिर है जिसमें कि आपको ब्रह्मा जी भी मिलेंगे, विष्णु जी भी मिलेंगे और महेश जी भी मिलेंगे। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित एकमात्र संरचना है ये, जिसमें कि आप देख पा रहे हो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर? कंबोडिया में स्थित है। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखें, पेपर में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे इसको यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कब बनाया गया, तो याद रखिएगा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल ये बना 1992 में। 1992 में इस संरचना को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। क्या यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया इस संरचना को कब? उत्तर क्या होगा कि 1992 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल के रूप में हमने इसका चयन किया था। पर लगे हाथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको 8वां अजूबा कहा जाता है दुनिया का। क्या बच्चे? तो दुनिया का ये 8वां अजूबा भी है ना। 8वां अजूबा भी है। याद रहेगा क्या? तो याद क्या क्या रखना है? पहला कि दुनिया का, चलो 8वां अजूबा हमने बता दिया, कंबोडिया में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक संरचना है, मीकांग नदी किनारे है, खमेर राजवंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन मंदिर में सबसे ज्यादा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के काल में हुआ था। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है, जो कि बौद्ध संरचना भी है। और अगर देखा जाए बच्चे तो ये यहाँ पर ध्यान रखना कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थित है ना। और 800 से 13वीं शताब्दी के बीच में इसमें खूब सारे निर्माण कार्य हुए। यहाँ का जो सूर्योदय है और यहाँ का जो सूर्यास्त है वो बहुत लोकप्रिय है। लोग सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने के लिए जाते हैं बच्चे, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं
और दूसरी जो बड़ी संरचना हम देख पाते हैं वो है पशुपतिनाथ का जो मंदिर है। क्या? पशुपतिनाथ का मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में सामान्य मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से अगले जो जन्म होते हैं वो पशुओं के नहीं होते हैं, पशुओं के पति यानी कि पशुपति के नाम से विख्यात ये जो मंदिर है। अगर सवाल पूछा जाए कि कहाँ पर है तो याद रखना नेपाल के काठमांडू में। कहाँ पर? नेपाल के काठमांडू में है बच्चे, है ना, नेपाल के काठमांडू में स्थित है। और याद रखना बच्चे कि नेपाल के काठमांडू में स्थित ये जो मंदिर है नेपाल के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक है। और किसको समर्पित है? उत्तर होगा कि साहब ये समर्पित है भगवान शिव को। किसको? भगवान शिव को समर्पित है प्यारे, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। ये भी ध्यान रखना कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और मंदिर को अगर देखा जाए तो किस शैली में बनाया गया है? तो नेपाली पैगोडा शैली में बनाया गया है। किस शैली में? तो नेपाली जो पगोड़ा शैली है, यहाँ पर पगोड़ा शैली, इस शैली में बनाया गया है। ध्यान रखना नेपाली पगोड़ा शैली में निर्मित है। प्यारे बच्चे एक चीज़ और ध्यान दो कि नेपाली पगोड़ा शैली में निर्मित यह जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने किया ना, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। बहुत ही पुराना मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने किया था इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ से सवाल ही 2-3 बनते हैं। पहला कि कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल के काठमांडू में। दूसरा कि किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। तीसरा कि किस शैली में बना है? नेपाली पगोड़ा शैली में है। हालांकि नेपाल में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि आप देखोगे ना तो जानकी जी को भी समर्पित एक मंदिर है और जानकी मंदिर भी पेपर में पूछा जाता है, पर ये इतना ज़्यादा बार पूछा गया है कि मुझे आपको बताना पड़ा। आपको ध्यान रखना है कि भारत के जो 7 स्तरीय पड़ोसी देश हैं उसमें से नेपाल एक ऐसा देश है ना जहाँ की जो सबसे बड़ी आबादी है वो हिंदू धर्म को मानती है। क्या? हिंदू धर्म को मानती है। ऐसी दशा में ध्यान रखना कि ये जो मंदिर है बहुत ही लोकप्रिय है। और किस देवता को समर्पित है बच्चे? भगवान शिव को। अब पशुपतिनाथ के मंदिर के बारे में अगर बात करें तो एक लाइन और याद रखना कि किस नदी किनारे अगर सवाल बनता है तो प्रश्न का उत्तर होगा कि बागमती नदी किनारे है। किस नदी किनारे? तो ये जो मंदिर की संरचना है बच्चे बागमती नदी किनारे है। और आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज पूछी जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कटास राज मंदिर। बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां पर मंदिर की कल्पना करने से थोड़ा सा आप क्या करेंगे? संकोच करेंगे कि भाई क्या कटास राज मंदिर है क्या पाकिस्तान में? तो उत्तर होगा हाँ। कहां पर स्थित है बच्चे? तो कटास राज मंदिर की ओवरऑल जब हम एक्सपीरियंस की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर? पाकिस्तान में स्थित है ये कटास राज मंदिर। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है ये कटास राज मंदिर, पहली बात। दूसरा याद रखना कि ये जो कटास राज मंदिर है प्यारे, जिसको कि हम बोल रहे हैं पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित ये जो कटास राज मंदिर है, इससे सीखना क्या क्या सीख सकते हो? पहला सीख सकते हो कि कटास राज मंदिर की अगर हम बात करें पाकिस्तान में स्थित है और किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। क्या बच्चे? भगवान शिव को समर्पित है। और देखा जाए कहा जाए तो साहब इसको भगवान शिव का नेत्र कहते हैं। क्या? सुनना मेरी बात, मंदिर अगर देखा जाए तो भगवान शिव का नेत्र कहलाता है, इस तरीके से बना है। और कटास राज मंदिर से जो तीसरी चीज लिखते हो, ये लिखते हो क्या भाई कि गुर्जर राजवंश के द्वारा बनवाया गया है और नमकोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहां पर? तो गुर्जर जो राजवंश थे उनके द्वारा बनवाया गया है, गुर्जर राजवंश द्वारा बनवाया गया है, गुर्जर राजवंश द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और अगर पूछा जाए कि कौन से पर्वत श्रृंखला में स्थित है तो नमकोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कौन से बच्चे? तो नमकोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है, नमकोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक बात है, नमकोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है, इसको आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कटास राज मंदिर के बाद से कि पहला जो हिंदू मंदिर, कहाँ का पहला हिंदू मंदिर? तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि साहब ये कहाँ का पहले हिंदू मंदिर की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं यूएई का पहला हिंदू मंदिर का। क्या? यूएई का पहला जो हिंदू मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा सा समझा जाए। देखो यूएई का जो पहला हिंदू मंदिर है, यूनिक चीज़ है कि आप एक ऐसे कंट्री में जहाँ पर की आबादी बहुसंख्यक में मुस्लिम मिलेगी, वहाँ पर अगर देखा जाए तो अबू धाबी में स्थित है ये मंदिर। क्या? अबू धाबी में स्थित है ये मंदिर, यूएई का पहला हिंदू मंदिर। मंदिर में बच्चे 7 शिखर हैं। कितने शिखर हैं? 7 शिखर हैं।
और 7 जो शिखर है ना, ये भारत के कुछ लोकप्रिय मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अगर आपने शबरीमाला मंदिर पढ़ा होगा तो भगवान अयप्पा को समर्पित है, भगवान श्री राम जी का मंदिर मिलेगा, बालाजी का मंदिर मिलेगा। तो ऐसे 7 मंदिरों का ये पूरा एक ग्रुप है और 7 शिखर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे ना, उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि साहब ये पत्थर राजस्थान से मंगाए गए और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि सुरक्षा में कोई दिक्कत ना हो। मतलब बड़े से बड़ा जो भूकंप है ना भाई, इसको ये झेल सकता है। मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री अपने आप देखोगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे और 14 फरवरी को हमने ये संदेश देने का प्रयास किया कि भारत और यूएई का ये दोस्ती का प्रतीक होने जा रहा है। क्या भारत और यूएई का दोस्ती का प्रतीक होने जा रहा है? बच्चे याद रखना कि ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? तो स्वामी नारायण एक संस्था है, उसी संस्था के द्वारा। जो स्वामी नारायण संस्था है, स्वामी नारायण संस्था, इस संस्था के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और स्वामी नारायण संस्था के द्वारा ये जो मंदिर है 27 एकड़ में बना है। क्या 27 एकड़ में बना है और एक शानदार संरचना है। और यूएई में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, तो उनके लिए एक बढ़िया गिफ्ट है यूएई गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले संरचना पर चर्चा करते हैं, मुनेश्वरम मंदिर। मुनेश्वरम मंदिर वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ही पुराना मंदिर है श्रीलंका का। कहाँ का? आप देखोगे ना तो ये मंदिर श्रीलंका का लगभग कहा जाता है कि 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। क्या? श्रीलंका का 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। किसने बनाया इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो श्रीलंका का 1000 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और अगर देखा जाए बच्चे, श्रीलंका का 1000 वर्ष पुराना मंदिर है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब पुर्तगाली श्रीलंका में गए ना, तो पुर्तगालियों ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। क्या? पुर्तगालियों द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया, पुर्तगालियों द्वारा मंदिर तोड़ा गया। आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पुर्तगालियों के द्वारा ये जो मंदिर तोड़ा गया, पुर्तगाली 1505 में श्रीलंका में पहुंचे थे। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगाली किस वर्ष में श्रीलंका में पहुंचते हैं? उत्तर होगा 1505। और पुर्तगालियों ने इस मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन आगे चल के फिर से श्रीलंका के जो राजा थे, श्रीलंका के जो शासक थे, उन्होंने पुनः इसका निर्माण किया। तो एक शानदार मंदिर है श्रीलंका में। अगर देखा जाए तो मुनेश्वरम मंदिर जो पेपर में पूछा जाता है, क्या? पेपर में पूछा जाता है, याद रहेगा आशा करते हैं। अगला है क्या? तो चीन की दीवार। भाई साहब, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मतलब इसके बारे में तो आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा और पेपर में भी देखा होगा, क्योंकि दुनिया में 7 आश्चर्यों में से एक है ये जो चीन की महान दीवार है। अगर पूछा जाए कि भाई साहब चीन की जो महान दीवार है इसकी लंबाई कितनी है, तो 21,000 आप देखोगे तो 196 किलोमीटर लंबी है। 21,196 किलोमीटर लंबी है, याद रखना। इसकी लंबाई कितनी है? तो 21,196 किलोमीटर लंबी है। प्यारे बच्चे याद रखना इस बात को। दूसरा याद रखना कि यहाँ पर जो चीन की दीवार है 21,196 किलोमीटर लंबी है और चीन की उत्तरी सीमा की सुरक्षा करती है। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कौन सी सीमा की सुरक्षा करती है? तो उत्तरी सीमा की सुरक्षा करती है। क्या बच्चे? तो उत्तरी सीमा की सुरक्षा करती है ये चीन में। और अगर देखा जाए तो इस चीन की दीवार को किसने बनवाया था, ये सवाल पूछा जाए बच्चे कि साहब ये जो चीन की दीवार आप देख पा रहे हैं इसको बनवाया किसने था? तो चीन के जो पहले सम्राट थे किन शी हुआंग। क्या? चीन के जो पहले सम्राट थे किन शी हुआंग, चीन के प्रथम सम्राट या पहले सम्राट किन शी हुआंग ने इसको बनवाया था। किसने? तो चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग का ये कॉन्सेप्ट है और किन शी हुआंग के समय में इसका विचार आया था। तो चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग द्वारा इसकी परिकल्पना की गई। तो पेपर में जब भी सवाल पूछे ध्यान रखना कि किसने बनवाया था, तो चीन के पहले सम्राट ने बनवाया था। पर इन्होंने पूरा इसको दीवार को निर्मित नहीं किया। कारण क्या है भाई? इस दीवार को बनने में 2000 साल लगे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि चीन के जो पहले सम्राट थे ये 2000 साल तक जीवित रहे। इन्होंने सिर्फ करीब एक कल्पना तैयार किया था कि इसको बनाया जा सकता है। लेकिन आप देखोगे ना तो इसको ज्यादातर बनाया गया मिंग शासकों के द्वारा। क्या? मिंग शासकों ने इसको बनवाया था। किसने? तो मिंग शासकों के समय में चीन का जो दीवार है, मिंग शासकों के समय में सबसे ज्यादा, इसमें आप देखोगे तो मिंग शासकों के समय में सबसे ज्यादा इसमें आपको निर्माण कार्य देखने को मिला। जो इसकी ऊंचाई है आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये जो दीवार की ऊंचाई है ना, ये दीवार की ऊंचाई कुछ इस प्रकार से मिलेगी कि 8 से 35 फीट तक है। अलग अलग जगह पर ये चेंज होता रहेगा, लेकिन 8 से 35 फीट इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है।
साथ में ये जो चौड़ाई है चीन की दीवार की, ये चीन की दीवार की जो चौड़ाई है वो इस प्रकार से है कि इसमें 5 घुड़सवार जा सकते हैं आराम से, 5 घुड़सवार जा सकते हैं, या फिर कहिए 10 पैदल सैनिक जा सकते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से इसको बनवाया गया था चीन की महान दीवार, और ये भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। क्या? दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। याद रहेगा किसने बनवाया था? किन shi हुआंग ने। पर सबसे ज्यादा निर्माण कार्य मिंग शासकों के शासनकाल में हुआ। आगे बढ़ेंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अगर देखोगे, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप देख पा रहे हैं, तो फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती का प्रतीक है। क्या? फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती का प्रतीक है। अगर कोई पूछ ले भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी है क्या, तो फ्रांस और अमेरिका दोस्ती का प्रतीक है। क्या भाई? फ्रांस अमेरिका दोस्ती का प्रतीक है, ये है ना, फ्रांस अमेरिका दोस्ती का प्रतीक है। पहली बात तो ये है। दूसरा, यहां से समझोगे कि फ्रांस अमेरिका जो दोस्ती का प्रतीक है बच्चे, इसमें दूसरी जो चीज आप देख पा रहे हो वो क्या देखोगे, तो फ्रांस अमेरिका दोस्ती का प्रतीक कहा जाने वाला ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है 1876 में फ्रांस में बना था। क्या? फ्रांस में बना था। 1876 में कहां पर बना था? तो फ्रांस में बना था। लेकिन 1884 में 4 जुलाई 1884 को फ्रांस ने अमेरिका को उपहार में दे दिया। तो 4 जुलाई 1884 को फ्रांस ने अमेरिका को उपहार में दे दिया। फ्रांस ने क्या किया? तो अमेरिका को उपहार में दे दिया। अमेरिका को क्या किया बच्चे? तो अमेरिका को उपहार में दे दिया, है ना, अमेरिका को उपहार में दे दिया। ये भी याद रखना है कि किसको दिया गया, तो अमेरिका को उपहार में दिया गया। कब? तो 4 जुलाई 1884 को। वर्तमान ये जो संरचना है, ध्यान रखना कि वर्तमान संरचना अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। ये वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। प्यारे बच्चे ध्यान रखना, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है ना। याद रहेगा क्या कि वर्तमान में कहां पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसमें आप देखोगे तो इसके शिखर पर आपको 7 ये दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो 1 2 3 4 7 आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं ना बच्चे शिखर पर, ये 7 महाद्वीप को बताते हैं और 7 महासागर को बताते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर पर जो रखी हुई आपको आकृति दिखाई दे रही है, 7 महाद्वीप को या 7 आप देखेंगे महासागरों को दिखाई पड़ रही है, उसी का सिंबल है। इसकी जो टोटल हाइट है वो 305 फीट 1 इंच है। क्या? मंदिर की जो कुल ऊंचाई है वो 100, आप देखोगे कुल ऊंचाई 305 फीट, कुल ऊंचाई अगर पूछा जाए तो 305 फीट और 1 इंच है। क्या? 305 फीट और 1 इंच है। जबकि याद रखना कि केवल स्टैचू की ऊंचाई अगर पूछा जाए तो स्टैचू की जो हाइट है वो 151 फीट 1 इंच है। तो प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो आप देखेंगे कितनी है, तो प्रतिमा की ऊंचाई देखने को मिलती है 151 फीट 1 इंच। क्या? 1 इंच, है ना। याद रहेगा क्या? तो और इसका जो फाउंडेशन है बच्चे, शेष जो है वो फाउंडेशन है। तो ये आपको यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को याद रखना है। पूछा जाए कहाँ पर है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और आप देखोगे फ्रेंडशिप का प्रतीक है इसका। एफिल टावर पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा। पहला सवाल, भाई एफिल टावर है कहाँ पर, तो प्रश्न का उत्तर होगा कि एफिल टावर कहाँ पर मिलेगा, तो पेरिस में स्थित है और सीन नदी किनारे है। क्या? कहाँ पर स्थित है एफिल टावर, तो पेरिस में स्थित है, फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ठीक बात है। एफिल टावर में आप देखेंगे तो फ्रांस के पेरिस में स्थित है और सीन नदी के किनारे है। बहुत सारे बच्चों का सपना होगा कि एक बार बढ़िया किसी ऐसी जगह पे पोस्ट हो जाएं जिसमें पैसा आए और उसके बाद से हम जा करके फ्रांस में इसी एफिल टावर पे क्या करें, तो एफिल टावर पे घूमें या एफिल टावर के आसपास फोटो लें। हालांकि यूपी बिहार में एफिल टावर नहीं मिलता है, तो यही अगल बगल में ही एफिल टावर लोग बनवा देते हैं और फिर फोटो क्या करते हैं, क्लिक कर लेते हैं। तो एफिल टावर पेरिस में है, सीन नदी किनारे है बच्चे। और फ्रांस का जो संस्कृति है ना, फ्रांस का कल्चर का ये प्रतीक है। क्या? तो फ्रांस की संस्कृति का क्या है, प्रतीक है। याद रखना, फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है बच्चे, है ना। ये आप देखोगे ना तो यहाँ का जो कल्चर है उसका सिंबल है ये एफिल टावर। और एफिल टावर से अगर सवाल पूछा जाए, साहब ये जो एफिल टावर है 3 मंजिला टावर है, 1887 से 89 के बीच में बना था। क्या? तो जो टावर है ये 3 मंजिला है। आप देख भी पा रहे हैं 1 2 3 मंजिला है ये, तो 3 मंजिला टावर है, 3 मंजिला टावर है। और इस आप टावर को देखोगे तो 1887 से 89 के बीच में बना था। कब? 1887 से 89 के बीच में ये टावर बना था बच्चे। और 324 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्या? 324 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो हाइट याद रखेंगे। अगर पूछा जाए एफिल टावर की कुल ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई हो जाएगा बच्चे 324 मीटर। याद रहेगा क्या? जल्दी से बताइए, 324 मीटर ये ऊंचाई होगा, याद रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला है स्प्रिंग टेम्पल, यानी कि
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा। आपने दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा जरूर पढ़ा होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है यह स्प्रिंग टेम्पल। कहाँ पर है भाई? तो चीन में स्थित है। कहाँ पर? चीन में स्थित है। चीन में स्थित है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है ना। जो स्प्रिंग टेम्पल से प्रश्न बनता है वो ये है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है, दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है ये, है ना। तो अगर सवाल पूछा जाए साहब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है, प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है स्प्रिंग टेम्पल। अब स्प्रिंग टेम्पल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है तो निश्चित रूप से इससे सवाल बन सकता है कि साहब इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कोई पूछ ले भाई ऊंचाई कितनी है तो ऊंचाई होगी 128 मीटर। कितनी होगी? 128 मीटर। जबकि अगर आपको सरदार पटेल की प्रतिमा याद होगी तो उसकी ऊंचाई 128 मीटर ना हो करके, और अगर देखोगे तो यहाँ पर मिलेगी 182 मीटर। ये 1997 में बनना शुरू हुई, 2008 में बन करके तैयार हुई। और अगर हम बात करें तो 1997 से 2008 के दौरान में कुल 11 साल इसको बनने में लगे। क्या? कुल 11 साल इसको बनने में लगे। आगे बढ़ते हैं, पीसा की झुकी हुई मीनार, इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। पीसा की जो झुकी हुई मीनार है इसको आप देखोगे तो इटली में है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा बोला जाता है। कहाँ पर स्थित है? तो इटली में है पीसा की झुकी हुई मीनार। अगर हम बात करें पीसा की इस झुकी हुई मीनार के बारे में तो याद रखना बच्चे कि ये ना लगभग 4 डिग्री झुकी हुई है। क्या? लगभग 4 डिग्री झुकी हुई है। हालांकि आप लोग साइंस में पढ़ते हैं कि किस कारण से झुकी हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दरअसल इसके फाउंडेशन में मुलायम मिट्टी का प्रयोग किया गया है, विशेष प्रकार की मुलायम मिट्टी का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से वो झुकी तो है पर अभी भी दुनिया भर के भूकंप झेलने के बाद भी खड़ी है। आपको जान करके मतलब आश्चर्य होगा भाई कि कोई संरचना जैसा लगता है गिर जाएगी, ऐसा लगता है गिर जाएगी लेकिन गिरती नहीं है। तो ये आप देखोगे तो इसकी ऊंचाई लगभग आप देखेंगे ना तो 55.86 मीटर है और 294 सीढ़ियां इसमें दिखाई देंगी, है ना। तो 55.86 मीटर ये ऊंचाई है और सीढ़ियां इसमें 294 है। कितनी है? 294 सीढ़ियां है बच्चे, ध्यान रखना। और लगता है कि गिरेगी लेकिन ये आपको गिरेगी नहीं। और एक शानदार नमूना है वास्तुकला का, आर्किटेक्ट का, कि किस तरीके से ये है। तो याद रहेगा कि नहीं कि भाई लीनिंग टावर ऑफ आप देखेंगे यहाँ पर बोलते हैं पीसा की झुकी हुई मीनार, और 4 डिग्री झुकी हुई है क्योंकि फाउंडेशन में हमने बताया कि मुलायम मिट्टियों का प्रयोग किया गया है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था कुछ ऐसे पर्यटक स्थलों का जहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है। देखो बच्चे, पर्यटक स्थल हम लोग पढ़ाने लगे तो खूब सारा पढ़ा सकते हैं, पर हमें पढ़ना वही है जहाँ से पेपर में प्रश्न बन रहे हैं। तो हमने कोशिश करी इसको आपको विस्तार से बताते हुए। यहाँ पर आपको और कुछ बातें ध्यान रखना है, जैसे इन दिनों बच्चे उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, चूंकि नया वर्ष है तो नए वर्ष में 28 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक का एक शानदार ऑफर चल रहा है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें 90% तक का डिस्काउंट है। साथ में अगर आपने प्राइम कोर्स लिया है ना तो प्राइम कोर्स में 10% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलने वाली है, 10% की एक्स्ट्रा आपको और ऑफ मिलेगा अगर आपने प्राइम कूपन कोड इस्तेमाल किया है। अगर आप कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर भी 10% तक का ऑफ है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चे। इसके अलावा आप देखोगे तो बुकशाला में भी उत्कर्ष की सभी पुस्तकों पर लगभग 90% तक का डिस्काउंट है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये जो टॉपिक जो हमने अभी पढ़ाया, कहाँ पर पढ़ा रहे हैं इस तरह का टॉपिक और कहाँ पर ऐसे आपको शानदार टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, तो ये है आपका संगम 2.0 बैच, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो चल रहा है। बैच 12 दिसंबर से चल रहा है। हमने अभी तक 2 से 3 टॉपिक इसमें पढ़ाए हैं, पर इसमें 17 टॉपिक ऐसे पढ़ाने हैं। तो शानदार चल रहा है बच्चे, उसमें बहुत सारे बच्चों ने इनरोल भी किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं इसका हिस्सा बनना तो ये आप इस अवसर का लाभ ले सकते हैं, न्यू ईयर में हमारे साथ में जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको एक शानदार कंटेंट हमारी तरफ से पूरा वादा रहेगा। तो प्यारे बच्चे देखो, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को बता दीजिए कि यहाँ पर शानदार कंटेंट मिलता है, आप हमसे जरूर जुड़ें। तो उत्कर्ष परिवार में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।